नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में, यानी लंग्स में पानी भरने के बारे में। लंग्स में पानी भरना एक कॉमन दिक्कत होती है जो कि हमें किडनी पेशेंट्स में देखने को मिलती है। अब ये क्यों होती है उसे समझना ज़रूरी है, और अगर जिन पेशेंट में हमें फेफड़ों में पानी देखने को मिल रहा है यानी प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल रहा है, वो कैसे अपने लंग्स को ठीक रख सकते हैं उसको जानना भी ज़रूरी हो जाता है। जब हमारी किडनी कम काम करना शुरू करती है तो क्रिएटिनिन और यूरिया हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू होता है। कुछ केसेस के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया के साथ साथ हमारी बॉडी में पानी भी इकट्ठा होना शुरू होता है, और ये पानी ग्रेविटी की वजह से हमारे पैरों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे पैरों में सूजन आ जाती है, वहाँ पर आप दबाएंगे तो वहाँ पे गड्ढा पड़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम पिटिंग अडीमा कहते हैं। तो मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि नीचे पानी है, जैसे पैरों में पानी होता है, मगर जैसे ही पेशेंट लेटता है तो ये पानी पेशेंट की लंग्स में पहुंचना शुरू करता है, क्योंकि इधर हमारे लंग्स हुए, इधर हमारी लेग्स हुई। जैसे हम लेटे तो लेग्स से तो सूजन कम हो जाएगी और वो फेफड़ों में भरना शुरू हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को रात को सोते समय घुटन महसूस होती है, और घुटन की वजह से पेशेंट जब उठ के बैठता है तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट को नींद नहीं आ पाती क्योंकि उसको अक्सर जागे रहना पड़ता है, उसे घुटन की महसूस होती है। पेशेंट जब पूरा रात भर बैठा रहेगा तो ढंग से सो नहीं पाता, जिससे उसे घबराहट बहुत ज़्यादा बननी शुरू होती है। ऐसे केसेस के अंदर जब हम देखते हैं कि छाती में पानी भरना शुरू होता है, और ऐसे पेशेंट का जब हम ईसीजी करवाते हैं तो ईसीजी भी नॉर्मल नहीं आता, क्योंकि अगर इस डायग्राम की तरह आप देखें तो हमारा जो हार्ट होता है वो लंग्स के बीच में होता है। तो किसी भी टाइप का जब प्लूरल इफ्यूजन होता है तो हमारे लंग्स के अंदर भी हमारे हार्ट के अंदर भी पानी भरने की दिक्कत देखने को मिलती है, जिससे हमें कई टाइप के एबनॉर्मल ईसीजी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हमें किडनी फेलियर पेशेंट जिनके शरीर में पानी इकट्ठा रहा है उनमें कॉमनली देखने को मिलती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इलाज क्या है? अब इसके इलाज को समझने की कोशिश करते हैं, मगर इलाज को समझने से पहले थोड़ी सी और गहराई में जाते हैं, और अपनी जो KFT रिपोर्ट होती है जो हम करवाते हैं उसको आप निकालिए। उस रिपोर्ट के अंदर आप टोटल प्रोटीन को ढूंढिए कि कहाँ लिखा हुआ है टोटल प्रोटीन, कहाँ लिखा हुआ है एल्ब्यूमिन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कुछ भी समझाने से पहले इसे समझ लेते हैं। प्रोटीन हमारे खून को गाढ़ापन देता है। अगर हमारा खून प्रोटीन की कमी की वजह से बहुत पतला हो जाता है तब हमें स्वेलिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। खून के पतले होने की वजह से जो उसमें फ्लूइड होता है वो निकल कर हमारे टिश्यू में आके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यानी हमारी लेग्स में आके इकट्ठा होना शुरू होता है। यानी ये जो फ्लूइड निकल कर आ रहा है टांगों में, जो हमारे फेफड़ों में जा रहा है, वो निकल कहाँ से रहा है? ब्लड में से निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि ब्लड में पतलापन आ गया। और पतलापन क्यों आया? क्योंकि हमारे शरीर में हो सकता है प्रोटीन की मात्रा, एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो गई है। तो पहला काम आप इसको देखेंगे कि ये बात सही है या गलत। अगर हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट की बॉडी में टोटल प्रोटीन की मात्रा कम है, एल्ब्यूमिन कम है, तो आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो, जब तक ये प्रोटीन पूरा नहीं होगा स्वेलिंग की दिक्कत नहीं जाएगी। अब प्रोटीन हमारी बॉडी में आता कैसे है? प्रोटीन हमारी बॉडी में आता है खाने से। तो ऐसे पेशेंट के अंदर प्रोटीन की मात्रा को रखना होता है। अगर नहीं रखेंगे तो स्वेलिंग की दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। पहले किडनी खराब हो रही थी, अब हमारा लंग्स भी खराब होने शुरू हो जाएंगे, यानी एक दिक्कत से दूसरी दिक्कत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे पेशेंट में अगर हम प्रोटीन देते हैं तो क्रिएटिनिन की मात्रा भी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? जब हम किडनी फेलियर पेशेंट को प्रोटीन देते हैं तो वो प्रोटीन जब डाइजेस्ट होकर हमारी मसल्स में जाता है तो मसल ज़्यादा मात्रा में क्रिएटिनिन बनाना शुरू करती है, और जितना ज़्यादा क्रिएटिनिन बनेगा वो रिपोर्टों में आएगा। अब मगर समझने वाली बात यह है कि यहाँ रिपोर्टों में क्रिएटिनिन की मात्रा हो सकता है बढ़े, मगर यहाँ पे किडनी खराब नहीं हो रही। आपके प्रोटीन खाने से आपकी किडनी खराब नहीं होती, सिर्फ शरीर के अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा बनती है, और ज़्यादा बनने की वजह से वो रिपोर्टों में थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है, मगर किडनी इससे ख़राब नहीं हुई। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें प्रोटीन रिच डाइट देनी पड़ती है, जिससे उनके शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़े। उनकी किडनी खराब हो रही है, उससे उनके दूसरे किसी ऑर्गन को नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी एक कॉम्प्लिकेशन के बाद दूसरी कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं चाहिए। तो आपने अपनी डाइट के अंदर अंडे हों, दालें हों, उनको अच्छी मात्रा में लेना होता है। इसके अंदर चिकन, मटन और फिश ज़रूर मना होता है, मगर एग हो गया, घर का बना हुआ पनीर हो गया, दालें हो गई, इन सबको हमें बढ़ाना होता है, जिससे हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में प्रोटीन जा सके और हमारे ब्लड के अंदर जो गाढ़ापन चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो एल्ब्यूमिन चाहिए, वो पूरा हो सके और वो रिस्क हमारे पैरों में ना भरे। मगर इसमें एक चीज़ का ध्यान हमें और रखना होता है, वो है TSH का। अभी TSH क्या है? थायराइड।
थायराइड जो एक हार्मोन होता है जो T3 T4 का हार्मोन रिलीज करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी जो प्रोटीन हमने खाया था वो खून में कैसे जाएगा उसे कंट्रोल कर रहा है। अगर आपने प्रोटीन खा रहे हो और आपके ब्लड में नहीं जा रहा तो भी हमें खाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस TSH को भी अपने ध्यान में रखना होता है। तो जब भी आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो अपनी बॉडी के अंदर, अपने ब्लड के अंदर कितना टोटल प्रोटीन है उसे भी टेस्ट करवाओ और अपना TSH का भी टेस्ट करवाओ, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। अगर आपका TSH बढ़ा हुआ आता है तो आपने अपनी थायराइड की मेडिसिन को रखना होता है, जिससे बॉडी में इतना हार्मोन हो कि वो आप जो खाना खा रहे हो वो सही से पच कर उसमें जो प्रोटीन है वो निकल कर आपके खून तक आ सके। तो इन दो चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब हमारे शरीर में प्रोटीन की दिक्कत तो हमने खाने पीने से कम करने की कोशिश कर ली, मगर हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इस पानी को लंबे टाइम तक अपने शरीर में रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे पैरों में, तो हमारे लंग्स ख़राब हो जाएंगे। तो इसे निकालना भी ज़रूरी है। तो दूसरा काम आपने क्या करना है, अपने पानी का इंटेक कम करना है, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी भरा हुआ है। तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी, यानी शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होगी। तो आप अपने पानी का इंटेक जो है 500 ml से लेकर 800 ml तक ले जाओ। उससे क्या होगा कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है 1-1.5 लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर की, उससे हमने कम पानी पिया। मगर इससे ज़्यादा पानी आप डेली बेसिस पे यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दो। अगर आपको यूरिन कम आता है तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि ऐसी डायूरेटिक यानी ऐसी मेडिसिन जिससे पेशाब की मात्रा बढ़ती है उसको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, डॉक्टर ने आपको रिकमेंड कर रखी होगी। अगर नहीं कर रखी तो भी आप उसे रिकमेंड करवा सकते हो, जिससे आपकी बॉडी में पानी ना भरे। अक्सर ये मेडिसिन डाइटोर होती है, ये किडनी पेशेंट्स को कॉमनली दी जाती हैं जिनकी बॉडी में हमें स्वेलिंग देखने को मिल रही होती है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पहली चीज़, अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, अगर वो कम है। थायराइड चेक करवाना है, अगर थायराइड में कोई दिक्कत आ रही है, TSH बढ़कर आ रहा है तो थायराइड की मेडिसिन ऐड करनी है। पानी का इंटेक कम करना है और पानी का आउटपुट यानी यूरिन का आउटपुट बढ़ाना है। जब हम इन चारों चीज़ों पे एक साथ काम करते हैं तो हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कम होने की वजह से, निकल जाने की वजह से हमारे लंग्स बच जाते हैं, यानी हमारी एक किडनी की दिक्कत दूसरी दिक्कत को पैदा नहीं कर पाता। तो आपने इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कुछ पेशेंट से मिले और जाने कि किस तरह से उन्होंने अपनी किडनी की दिक्कत को सॉल्व किया, किस तरह से क्रिएटिनिन डाउन किया, किस तरह से यूरिया डाउन किया। तो आप समझ जाएंगे कि डॉक्टर साहब जो बात करते हैं ना वो बहुत पते की बात करते हैं। 3 महीने के इलाज के अंदर 1 महीने के अंदर हमने डायलिसिस बंद कर दिया और 2 महीने से कोई डायलिसिस के बिना आप आराम से सर्वाइव कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेवल आराम से मेंटेन हो रहे हैं। बाकी जो मरीज होते हैं जो डायलिसिस करवा रहे होते हैं, करवाने वाले हैं, जिनको बहुत डर होता है किडनी फेलियर से, डायलिसिस से, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, एक बार यहाँ पे ट्राई करने में वो मेरे लिए तो सक्सेसफुल ही हुआ, और यहाँ आएगा तो फायदा मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरू धवन और आज आपको ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना डायलिसिस को रुकवाया। डायलिसिस रुकने से पहले इनका क्रिएटिनिन लेवल 12 के आसपास था और तकरीबन 1-2 महीने के इलाज के अंदर इनका जो डायलिसिस था वो पूरी तरह से रुका। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, चलते हैं मनोज जी के पास और उनसे जानते हैं कि उनकी लाइफ में साइंस जी ने इन्हें क्या परिवर्तन किया। तो मनोज जी, आपको कब पता लगा था किडनी खराब हो रही है आपकी? मेरे को जी पता लगा था फरवरी में। फरवरी कौन सा साल? इसी साल। इसी साल में? हाँ जी। अच्छा, और लेवल क्या था तब क्रिएटिनिन के? उस टाइम तो लेवल मेरा जी बिल्कुल ही डैमेज था, मतलब डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था वहाँ। अच्छा। हमारे वहाँ मैंने फिर दिखाया इसमें, और एक वो था उसमें देखा दोनों ट्रांसप्लांट के लिए बोला। ट्रांसप्लांट के लिए बोला था। हाँ जी। और तब क्रिएटिनिन की लेवल क्या था? तो मेरा 530 तो यूरिया था। 530 यूरिया? हाँ जी। और क्रिएटिनिन 12 था शायद। 12 के आसपास था। हाँ। डायलिसिस शुरू हो गया था? डायलिसिस शुरू हो गया था हर दूसरे दिन। हर दूसरे दिन, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता था आपका? हाँ जी। और फिर कब तक चला वो, फरवरी से लेकर? वो चला जी, ये देख लो यहाँ 3 महीने हो गए मुझे को यहाँ। हाँ। मैं 4 महीने चला वहाँ। 4 महीने आपका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चलता है। फिर आप यहाँ पर आए? हाँ, यहाँ पे आने के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में? जून में आया मैं। मई के आखिर में, जून में? मई के लास्ट को 29 तारीख को मंगाई थी मैंने दवाई। हाँ, 29। मैंने 1 तारीख से स्टार्ट की थी दवाई लेना। जून से शुरू हाँ, किया। फिर मेरी डायलिसिस होने लगी, लेने के बाद 15 दिन में।
15 दिन में एक बार। हाँ जी। जो हफ्ते में पहले 3 बार होता था वो 15 दिन में एक बार चला गया। एक बार। और अब कितनी बार अब तो बंद है पूरा? अब तो बंद हो गई। मैं आपको थोड़ा सा मनोज जी के बारे में बता देता हूँ। इनकी किडनी जो खराब हो रही थी वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही थी। ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से इनकी किडनी श्रिंक होने लगी। जैसे किडनी श्रिंक होती चली गई, इनकी किडनी लेवल बढ़ते चले गए और इनको डायलिसिस की जरूरत पड़ गई। अब शरीर में वजन बढ़ रहा है पहले से? हाँ, पहले से इम्प्रूवमेंट है शरीर में। जो डायलिसिस आपका हफ्ते में 3 बार चल रहा था, कमजोरी जो आती है, अब वो कमजोरी शरीर में है नहीं है? नहीं, अब कुछ नहीं है जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। काम पे जा रहे हो नहीं जा रहे? काम पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन घर वाले मना कर रहे हैं, बोला अभी वो अभी थोड़ा सा लॉकडाउन है, थोड़ा सा कर लो, ठीक है। अभी कहीं शरीर में सूजन? न सूजन वगैरह कहीं नहीं है। खाना प्रॉपर हो रहा है? खाना फ्रेश अच्छी तरह से, ठीक है, फ्रेश प्रॉपर हो रहा है, खाने में भी दिक्कत होती है। शरीर में ताकत पूरी बनी हुई है? ताकत पूरी है मेरे हिसाब से, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब आपके लेवल किस लेवल पे मेंटेन हो रहे हैं? यूरिया तो जी आपने देख, मैंने रिपोर्ट तो मिली आपके पास है। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। यूरिया तो आपका तकरीबन 100 के आसपास है। हाँ, 100 के आसपास है। क्रिएटिनिन हमारा जो मैनेज हो रहा है वो तकरीबन 6-7 के आसपास मेंटेन हो रहा है। 7 के आसपास मेंटेन हो रहा है, ठीक है। डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और कब से बंद हो गया तकरीबन बता दो? ये डायलिसिस बंद होया तो ये मान 2 महीने के आसपास हो गए। 2 महीने हो गए कोई डायलिसिस नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि साइंस इंजीनियर ने इनकी किडनी का ऐसा क्या किया कि ये डायलिसिस रुक गया। जब हम ऐसे किसी किडनी को देखते हैं जिसके अंदर श्रिंकेज होती है, जिसके अंदर इस्केमिक नेफ्रोपैथी हो रही होती है, तो किडनी के अंदर नुकसान के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो कंप्लीट पूरी तरह से मर गया है, एक हिस्सा वो होता है जो ब्लड प्रेशर की वजह से बीमार है, काम पे नहीं है। तो जो हिस्सा मर गया है उसको तो कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता, कोई मेडिसिन जिंदा नहीं कर सकती, मगर जो हिस्सा बीमार पड़ा है, काम पर नहीं है, उसे काम पर लाया जा सकता है अगर हम सही तरीके से चलते हैं। वही किया गया मनोज जी के साथ। जब उनको मेडिसिन देनी स्टार्ट की, जो हिस्सा पहले बीमार था, काम नहीं कर रहा था, फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा था, क्रिएटिनिन को नहीं बाहर कर रहा था, उसने काम करना शुरू किया और देखते देखते महीने भर के अंदर हमारा जो डायलिसिस है वो बंद होना शुरू हो गया। तो यही हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर करना पड़ता है, क्योंकि किडनी जब आपकी डैमेज है तो आप लेके चलो कि उसके 2 टाइप का डैमेज उसके अंदर है। एक हिस्सा वो होगा जो पूरी तरह से मर चुका होगा और एक हिस्सा वो होगा जो काम नहीं कर रहा, बीमार है, जिंदा है। तो जो जिंदा है, बीमार है, काम नहीं कर रहा, उसे काम पे लेना आसान होता है। जैसे जैसे वो काम पर आएगा, किडनी लेवल आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ जाएगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ हमें किडनी फेलियर पेशेंट में कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है, किडनी आगे खराब ना हो, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल आपने अपने से अगर देखे होंगे तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम यही होता है कि जो क्रिएटिनिन लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको बढ़ना रोकना। उसके लिए सही तरीके से हर चीज़ की पहचान करना है, किडनी का नुकसान क्या चीज़ पहुँचा रही है, क्यों पहुँचा रही है, उस पर काम करना है। तो 3 चीज़ें, बीपी, शुगर और सीरम बाइकार्बोनेट के लेवल कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट मेंटेन कर लेता है तो किडनी में नुकसान होना बंद हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से किडनी को दोबारा से फंक्शनल बनाया जा सकता है, किस तरह से डायलिसिस को रोका जा सकता है। अब मैं चलने की आपसे आगे मांगता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक